करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का जो भूगोल बुक है, भूगोल किताब है, उस किताब का दूसरा चैप्टर। और दूसरा चैप्टर क्या है? जल के बारे में पढ़ेंगे, जल संसाधन के बारे में, और भूमि संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, और प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन क्या है। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे भूमि के बारे में कि भूमि यानी कि मिट्टी, जो आपको भूमि ज़मीन के बारे में। इसके बाद जल के बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक वनस्पतियाँ के बारे में पढ़ेंगे, और वन्य जीवन, ये सारी की सारी जो संसाधनें हैं वो सब किस प्रकार से है, तो भूमि हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। आज हम लोग भूमि के बारे में पूरा जानकारी डिटेल में लेंगे। तो सबसे पहला बात करते हैं भूमि यानी कि लैंड, जमीन। तो पूरी दुनिया का कुल पृष्ठभूमि का लगभग 30% भाग भूमि है। पूरी दुनिया में जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर लगभग 30% भाग क्या है? हमारा जमीन है। 30% भाग जमीन है। भूमि और जलवायु में विभिन्नता होने के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान है। यानी कि अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थल है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं नदी है, कहीं अब हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग पठार पर रहते हैं, हिमालय के तरफ हिमालय पर्वत। अब बिहार में, राजस्थान में मरुस्थल है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग विभिन्नता के कारण, भूमि की अलग अलग और वहाँ पर जलवायु अलग अलग होने के कारण, या अलग अलग लोग जनसंख्या के दृष्टिकोण से अलग अलग जगह पर कम बेसी रहते हैं। अब मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा रहेंगे, और पठारी क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र से कम रहेंगे, पर्वतीय क्षेत्र में उससे कम रहेंगे, रेगिस्तानी क्षेत्र में तो एकदम कम रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर तो जल है ही नहीं, रेगिस्तान में जल की कमी होती है। अब कह रहा है कि उभड़ खाबड़ स्थलाकृति है, ऊंचा नीचा स्थल है, ऊंचा नीचा जमीन है, पहाड़ भी है, कहीं कहीं दलदल है, कहीं मरुस्थल है, कहीं सघन पूरा घना जंगल है, कहीं विरल जंगल है, कहीं निर्जन है, माने कोई जल ही नहीं है, एकदम निर्जन, कुछ नहीं है आदमी। तो ऐसे ऐसे जगह पर क्या हो सकती है? अलग अलग जनसंख्या निर्धारित करेगी, कम बेसी जनसंख्या हो सकती है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है, ये बात याद रखना है। उपजाऊ मैदानी एवं नदी घाटी में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। अब मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या क्यों पाई जाती है ज़्यादा? मैदानी क्षेत्र में ये देखिए, ये पठार, ये पर्वत है चारों तरफ, तो पर्वतीय इलाका में बहुत कम है। लेकिन ये वाला एरिया देखिए, तो यहाँ पर खाली घर ही घर बने, मैदान है, ढलान क्षेत्र है मैदानी क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ है, जमीन यहाँ की उपजाऊ है, उपजाऊ मिट्टी बहुत ज़्यादा मिलती है, और कृषि के लिए उपयुक्त भूमि है। इसलिए आप क्या कह सकते हैं कि राजस्थान का जो थार मरुस्थल है और झारखंड के सारंडा वन में जनसंख्या घनत्व कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? सारंडा वन है, घना जंगल है, और राजस्थान में थार मरुस्थल में तो पानी ही नहीं है, तो यहाँ पर जनसंख्या क्या मिलेगी? बिल्कुल कम मिलेगी। और गंगा के मैदानी भाग में जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। जो गंगा नदी है, जो गंगा नदी के द्वारा मैदान बनाया गया है, वहाँ पर भूमि उपजाऊ है। ऐसे जमीन जो नदियों के द्वारा लाया जाता है उसको हम लोग कौन सा भूमि कहते हैं? खादर एवं बांगर भूमि, जलोढ़ मृदा उसको बोलते हैं। 2 प्रकार की होती है, खादर एवं बांगर, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये आप समझ गए, यहाँ पर भूमि कितना प्रतिशत है? भूमि पूरी दुनिया का 30% है। अलग अलग स्थलाकृतियों की वजह से अलग अलग जगह पर अलग अलग जनसंख्या रहता है। इसके बाद अगर इसका उपयोग देखें कि हम लोग कितना उपयोग कर रहे हैं जमीन का, भूमि का कितना उपयोग कर रहे हैं, तो आपको पता है भूमि एक कैसा संसाधन है? महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों? क्योंकि इसी भूमि के अंदर पेड़ पौधे उगते हैं, और पेड़ पौधे से पूरा दुनिया को भोजन मिलता है। तो ये विभिन्न कार्य कृषि के लिए जरूरी है, पेड़ पौधों के लिए जरूरी है, वानिकी के लिए जरूरी है, अलग अलग कारखानों के लिए जरूरी है, खनन के लिए जरूरी है। खनन यहीं से होता है, कहाँ से? भूमि में से खन कर निकालते हैं हम लोग। जैसे तेल निकालना है, कोयला निकालना है, लोहा निकालना है, अलग अलग धातु निकालना है, तो धातु का भी यहीं से होता है। घर निर्माण करना है तो कहाँ बनेंगे? घर बनेंगे, जमीन के ऊपर घर बनाते हैं। सड़क का निर्माण करना है तो यहीं होगा। उद्योग धंधा लगाना है तो यहीं करना पड़ेगा। तो जमीन एक बहुत बढ़िया संसाधन है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर कृषि, वानिकी, खनन, गृह निर्माण, सड़क, उद्योग, ये सारे का काम किया जाता है। और किसी भी क्षेत्र का भूमि उपयोग भौगोलिक, धरातल, जलवायु, मृदा तथा मानवीय जनसंख्या प्रौद्योगिकी के कार्य पर निर्भर करता है। यानी कि कहीं भी जमीन का उपयोग कितना हो रहा है, कहीं पर भी जमीन का कितना ज़्यादा उपयोग हो रहा है, ये किस पर निर्भर करेगा? तो ये निर्भर करता है भौगोलिक स्थिति पर। भूमि का भौगोलिक दृष्टिकोण क्या है? भूगोल के अनुसार वो क्या है? वो जगह पर्वत है कि पठार है कि मैदान है कि मरुस्थल है कि वन है, क्या है जगह?
पहला कारण यह है भौगोलिक स्थिति, और दूसरा कारण है मानवीय, यानी कि वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है कि जनसंख्या कम है। ज़्यादा जनसंख्या है तो उसके पास मशीनरीज है कि नहीं, टेक्नोलॉजी है कि नहीं, प्रौद्योगिकी है कि नहीं। प्रौद्योगिकी रहेगा तो बढ़िया तरीके से जमीन का उपयोग कर सकते हैं, नहीं रहेगा तो नहीं कर सकते हैं। और स्वामित्व के आधार पर भूमि निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा गया है। अगर भूमि की अधिकार पर बात किया जाए कि भूमि पर अधिकार किसका होगा जमीन, तो या तो कोई निजी व्यक्ति का हो सकता है, जैसे मेरा पर्सनल हो सकता है, या पूरे गांव का हो सकता है, या पूरे समाज का हो सकता है। तो पर्सनल होगा तो निजी भूमि, सबका होगा तो सामुदायिक भूमि। और आपको विश्व में एवं भारत में भूमि का उपयोग प्रतिशत याद रखना है। कृषि योग्य भूमि विश्व में कितना प्रतिशत है? 11%। अब भारत में कितना प्रतिशत है? 57% कृषि करने योग्य है। चारागाह चराने वाला कितना प्रतिशत है? 26% है। और भारत में चारागाह कितना है? मात्र 0.4%, यानी कि भारत में किसानी ज़्यादा होगा, खेती ज़्यादा होगा और पशुपालन कम हो जाएगा। वन जंगल पूरा विश्व में कितना है? 31%। भारत में कितना है? 22%। अब अतिरिक्त भूमि कितना है पूरा विश्व में? 32%। भारत में अतिरिक्त भूमि कितना है? 17%। तो आपको ये बात याद रखना जरूरी है। कृषि योग्य भूमि विश्व में 11%, भारत में 57%। चराने के लिए चारागाह भूमि विश्व में 26%, भारत में 0.4%। और जंगल कितना पूरा दुनिया में? 31%, भारत में कितना प्रतिशत? 22%। पूरा दुनिया में अन्य भूमि कितना है भाई? इस सब को छोड़कर, यानी कि कृषि योग्य चारागाह और जंगल को छोड़कर कितना है? 32%। भारत में कितना है? 17%। तो भारत में सबसे अधिक भूमि किसकी है? कृषि के लिए। दुनिया में सबसे अधिक भूमि किसकी है? अतिरिक्त भूमि, अन्य है, बिना मतलब के। ऐसी पर्वत है, पठार है, मरुस्थल है, तो वहाँ पर क्या हो? तो हम लोग देखें विश्व में अलग अलग मृदाओं का बंटवारा अलग अलग तरीकों से हुआ है। चराने के लिए, कृषि के लिए, वन है, अन्य है। और मृदा की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? पृष्ठभूमि की ऊपरी पतली परत मृदा कहलाती है। जो जमीन है, जमीन का सबसे ऊपरी परत होता है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत में मृदा पाई जाती है। और ये किस लिए जरूरी है? तो पौधे के वृद्धि और विकास के लिए जरूरी है भाई। पौधा इसमें वृद्धि करेगा, विकास करेगा, बड़ा होगा, फल देगा, हम लोग फल खाएंगे। और इसका निर्माण किससे होता है? निर्माण होता है खनिज तथा जैव पदार्थ। तो खनिज कण जो है, चट्टानों के छोटे छोटे जो कण टूट कर आते हैं, और ऊपर से जो जैव पदार्थ है, पत्तियां सड़ के गिरती है, जितने भी सारे सजीव मरते हैं तो उसमें अपघटित होते हैं। अपघटित होने के बाद किसका निर्माण करते हैं? मृदा का निर्माण करते हैं। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। और जो प्रक्रिया के माध्यम से होता है अपक्षय की प्रक्रिया, मतलब पत्थर का टूटना छोटे छोटे। और ये तोड़ कौन सकती है? या तो हवा ऐसा कर सकती है, जल ऐसा कर सकती है। ज़्यादातर हवा और जल ही ये काम करते हैं, मृदा तोड़ने का काम करती है। और मृदा निम्नीकरण का भी काम इन्हीं लोग करती है। और मृदा का बनना और मृदा का बिगड़ना दोनों साथ साथ चलते रहता है। तो ये मृदा का कारण है। और बात करते हैं कि मृदा निर्माण के कारक। अब बोले मृदा का निर्माण किससे होगा? मृदा का निर्माण पत्थरों से, यानी कि जो मौलिक अंदर में पत्थर है, यानी कि जो खनिज कण है, खनिज के छोटे छोटे जो कण हैं, और जो ऊपर से जो पत्तियां यानी कि जैव पदार्थ हैं, उनको से निर्माण होगा मृदा का। और निर्माण करने वाले कारक कौन है? तो मृदा निर्माण में मुख्य कारक कौन है? जनक शैल्य का स्वरूप। जनक यानी कि सबसे नीचे जो पत्थर है, जनक शैल्य। ये देख रहे हैं, ये नीचे वाला पत्थर, ये नीचे जो पत्थर हैं, ये नीचे पत्थर मुख्य रूप से यही काम करती है। जनक मतलब नीचे और शैल्य के मतलब पत्थर। जनक शैल्य का स्वरूप जलवायु। वहाँ पर जलवायु कैसी है? बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, कब हो रही है, कितना हो रही है, इस कंडीशन में। और स्थलाकृति कैसी? स्थल है, पर्वत है, पठार है, मरुस्थल है, मैदान है, स्थलाकृति कैसी है। और जैव पदार्थ की भूमिका, जिंदा पदार्थ, पत्तियाँ, लकड़ियाँ, सड़ी गड़ी लकड़ियाँ, सब सारी ये सब धीरे धीरे किस में बदल जाते हैं? मृदा में। तथा मृदा संगठन में लगा समय और टाइम भी चाहिए इसको, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लाखों साल लग जाएगा। 1 इंच मृदा बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाता है। अलग अलग स्थानों में ये कारक अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकते हैं। मरुस्थल में तो हवाएं ज़्यादातर काम करती है और ये चक्र चलते रहता है। यहाँ के बाद है मृदा परिच्छेदिका। अगर पता चले तो मृदा के नीचे से अगर देखा जाए तो सबसे नीचे जो होता है जनक चट्टान। ये देखिए जनक चट्टान, यही जनक शैल्य है। और जनक शैल्य के अंदर अपक्षारित चट्टानी पदार्थ, ये धीरे धीरे ऊपर की ओर टूटते चलते हैं। और टूटते चलते तो बालू, गाद, क्ले के साथ उपमृदा,
यानी कि ये धीरे धीरे टूटेंगे, टूटने के बाद ऊपर से बालू आएगा, गाद के मतलब पानी के साथ में जो धूल कण आता है ना, वही उसी को हम लोग गाद कह सकते हैं। तो गाद हो गया, क्ले हो गया, और इसके साथ ऊपर से जो जैव पदार्थ हैं वो अपघटित होकर इसके साथ मिलते हैं और धीरे धीरे ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, यहाँ पर मेन मृदा यही है। अगर आप इसका रियल फोटो देखिएगा तो ये अलग कंडीशन, ये अलग कंडीशन, यानी कि इसके नीचे चट्टान हो गए, चट्टान धीरे धीरे टूट कर लास्ट में किसका निर्माण कर देगा, मृदा का निर्माण कर देगा। तो मृदा की ऊपरी परत के आधार चट्टान तक 3 सनस्तर होते हैं, 3 गो स्तर होता है, तीनों का रंग अलग अलग होगा, तीनों का घटक अलग अलग, यानी ऊपर से देखेंगे तो इसका जो जनक चट्टान है, लास्ट में सबसे अंतिम में जनक चट्टान, 3 लेयर इसका होगा। और मृदा के इन स्तरों को अनुप्रस्थ काट, और इस मृदा का जो लेयर है उसको अगर हम सीधा अनुप्रस्थ सीधे से काट के अगर देखें तो उसी को क्या कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका। वही क्या कहलाएगा, मृदा परिच्छेदिका। यानी कि कहीं कहीं आप देखे होंगे मृदा मिट्टी का कटाव करना है, सीधे इसे मिट्टी को काट देंगे, और काटने के बाद सामने से देखेंगे तो अलग अलग रंग का ऊपर दिखाएगा, बीच में अलग रंग, नीचे अलग रंग। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अलग दिखाई दे रहा है, ये नीचे वाला अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अलग दिखाई दे रहा है। तो ये अलग अलग है, इसका अनुप्रस्थ काट निकाल दिए, यही मृदा परिच्छेदिका कहला जाएगा। मृदा का रंग किस पर निर्भर करता है, आधार चट्टान पर। ये आधार चट्टान जिस रंग का होगा, जिस प्रकार का होगा, उसी प्रकार से मृदा का रंग होगा। और सबसे ऊपरी परत, मृदा की जो सबसे ऊपरी परत है वो ह्यूमस कहलाती है, ह्यूमस का निर्माण करती है। और इस ह्यूमस का निर्माण किससे होता है, तो जंतु और वनस्पति के सड़ने गलने से। जंतु हैं और वनस्पतियां, पेड़ पौधे के सड़ने गलने से मृदा की ऊपरी परत का निर्माण होगा। और ये ऊपरी परत में बहुत ज़्यादा ह्यूमस की मात्रा होती है, और इसमें उपजाऊ क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा पैदा होगा, उपजाऊ क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाती है इस मृदा के अंदर। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं झारखंड के अंदर, कि झारखंड के अंदर अगर मृदा का वर्गीकरण करना है तो झारखंड के अंदर मृदाओं का वर्गीकरण कैसे हो सकता है। तो झारखंड का ज़्यादातर हिस्सा आपको छोटा नागपुर पठार है। झारखंड में ज़्यादातर हिस्सा कौन सा पठार है, छोटा नागपुर पठार। ये जो छोटा नागपुर पठार है, ये वाला हरा कलर से दिखाई दे रहा है आपको, तो इसमें आप झारखंड का देखिएगा तो झारखंड का ये डार्क ब्लैक दिखाई दे रहा है, ये झारखंड है। और झारखंड में ये बीच में रांची, तो ज़्यादातर एरिया तो छोटा नागपुर का पठार ही है झारखंड में। और यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हैं, कोयल नदी, दामोदर नदी, ब्राह्मणी नदी, खड़कई नदी और स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल भी यही है। तो आपको झारखंड में नदियाँ कौन कौन सी है, कोयल, दामोदर, ब्राह्मणी, खड़कई, स्वर्णरेखा, सारी नदियाँ हैं। और झारखंड की ज़्यादातर भूमि क्या है भाई, चट्टानें एवं पत्थरों के अपर्दन से बनी है। ज़्यादातर जो भूमि है झारखंड के, चट्टान के टूट टूट कर और पत्थरों को टूट कर, किससे, हवाओं से, जलों से। ये कारक हैं जो कि हवा में हम जल तोड़ते रहते हैं, तोड़ कर, ये देखिए तो ये चट्टान की वजह से। और ये झारखंड की भूमि ज़्यादातर क्या है भाई, अपर्दन के द्वारा बनी है, चट्टानों एवं पत्थरों से टूट कर बनी हुई है, अपर्दन के द्वारा। और झारखंड में अगर मिट्टियों का वर्गीकरण देखें तो सबसे पहला मिट्टी जो पाई जाती है झारखंड में वो है लाल मिट्टी, और ये दामोदर घाटी और राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है। तो झारखंड में कौन सी मिट्टी, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, दामोदर घाटी, दामोदर और राजमहल के क्षेत्रों में आपको लाल मिट्टी पाई जाती है। ये लाल मिट्टी लाल कलर की ही दिखाई देती है। और दूसरा नंबर में मायका युक्त मिट्टी, तो झारखंड में पाई जाने वाली पहली लाल मिट्टी, दूसरा मायका युक्त मिट्टी। और मायका युक्त मिट्टी मतलब महीन कणों से मिलकर बना हुआ, भीस मिट्टी भी इसको कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ईंट ऊट इससे बनता है भाई। ये कोडरमा में मिलेगी आपको, झुमरी तिलैया, बड़का गांव, मांदर पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में मिलती है। तो कोडरमा, झुमरी तिलैया, बड़का गांव, मायका युक्त मिट्टी, कोडरमा, झुमरी तिलैया, बड़का गांव। इसके बाद है बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी ये ज़्यादातर हजारीबाग और धनबाद के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो झारखंड में लाल मिट्टी, मायका युक्त मिट्टी, बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी कहाँ, दामोदर के क्षेत्रों में पाई जाएगी। और काली मिट्टी राजमहल क्षेत्रों में। काली मिट्टी कहाँ पर, राजमहल क्षेत्रों में। कपास बड़ा जबरदस्त होता है काली मिट्टी के अंदर, काली मिट्टी के अंदर कपास के पौधा बहुत जबरदस्त होता है। और अगला है लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। ये मिट्टी रांची के पश्चिमी हिस्से, पलामू, संथाल परगना के कुछ क्षेत्र है पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम में, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम में मिलेगी, पलामू में मिलेगी आपको यही, और रांची के पश्चिमी हिस्से में और पलामू, संथाल परगना के अंदर भी यही मिट्टी मिलेगी। और ये मिट्टी कैसी है भाई, कौन सी मिट्टी है ये, लेटेराइट मिट्टी। ईंट ये देखे, लेटेराइट मिट्टी। और इसके बाद है मृदा का निम्नीकरण।
निम्नीकरण के मतलब मृदा के अंदर से उपजाऊ क्षमता खत्म हो गया, मृदा के अंदर पैदा करने की क्षमता खत्म। यानी कि कोई भी पादप लगाइएगा, कोई भी पौधा आप मृदा के अंदर अगर लगाते हैं तो मृदा के अंदर ताकत है उस पौधे को बड़ा करने का और छोटा करने, बड़ा करने का, वृद्धि करवाने का। लेकिन जब मृदा का निम्नीकरण हो जाएगा तो ऐसा करने में वो असक्षम हो जाएगी, यानी कि ह्यूमस की मात्रा कम हो जाएगी, जैव पदार्थ या ह्यूमस की मात्रा कम हो जाएगी, उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में मृदा के अंदर उत्पादकता घटती है, तो मृदा का निम्नीकरण होता है। और निम्नीकरण करने के लिए सबसे पहला मृदा का होता है अपर्दित हो जाता है। यानी अपर्दित मतलब ऊपर से ये मृदा हट जाएगा, ऊपर से हट गया मृदा। और जब ऊपर से मृदा हट जाता है तो ऊपर ही तो ह्यूमस की मात्रा थी, वनस्पतियां और सजीवों का अपघटित पदार्थ ऊपर ही तो था, तो मृदा का अपर्दन हो गया। मृदा में जल का अभाव, जल अगर कम हो जाएगा, मिट्टी के अंदर जल की अभाव हो गई, जल की कमी हो गई, तो भी मृदा का अपर्दन हो जाएगा। या फिर मृदा का प्रदूषण हो गया है, मृदा प्रदूषित हो गया है। किसके कारण? औद्योगिक जल के कारण बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है मृदा। और बहुत ज़्यादा पशु चारण करवा देंगे तो भी मृदा बहुत ज़्यादा का हो जाएगा, निम्नीकरण हो जाता है मृदा का। तो मृदा का निम्नीकरण होने का, मृदा अपर्दित होती है तो निम्नीकरण कह देंगे। मृदा में अगर पानी जल कम हो गया तो निम्नीकरण कह देंगे। और मृदा प्रदूषित हो गया तो भी क्या कहेंगे कि मृदा का हो गया है निम्नीकरण। और निम्नीकरण करने के लिए मृदा को कौन कौन से कारक काम करते हैं? अगर मृदा का निम्नीकरण हो गया तो कौन कौन से कारक काम करेंगे? सबसे पहला तो वनोन्मूलन, जंगल का कटाई, खूब जंगल को काटेंगे तो भी मृदा का निम्नीकरण हो जाएगा। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक है, खूब जंगल को काट रहे हैं तो भी निम्नीकरण हो जाएगा। अतिचारण, खूब पशुओं को चरा रहे हैं, कोई जमीन पर खूब पशुओं को चराएंगे तो भी मृदा का हो जाएगा निम्नीकरण। अगर रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे तब वो मृदा का निम्नीकरण होगा। और वर्षा दोहन, बहुत ज़्यादा अगर पानी गिरने लगेगा, बहुत ज़्यादा पानी गिरेगा तो क्या होगा? मिट्टी ऊपर से कट कट के हटेगी। जब मिट्टी ऊपर से कट कट के हटेगी तो भी मृदा का हो जाएगा निम्नीकरण। और लास्ट में भूस्खलन और बाढ़, पता चला जमीनें गायब हो गया और बाढ़ आ गया तो भी क्या हो सकता है? मृदा का निम्नीकरण हो सकता है। तो सबसे पहला है वनोन्मूलन, जंगल काटते जाएंगे तो वनोन्मूलन से क्या होगा? मृदा बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी? मृदा का निम्नीकरण हो जाएगा। इसके बाद अतिचारण, बहुत ज़्यादा अगर आप पशुओं को चराते हैं तो भी मृदा का हो सकता है? निम्नीकरण हो जाएगा भाई, बहुत ज़्यादा चराइएगा तो भी निम्नीकरण हो जाएगा। इसके बाद अत्यधिक रासायनिक एवं कीटनाशकों का उपयोग, बहुत ज़्यादा रसायन का उपयोग करिएगा तो भी मृदा का निम्नीकरण हो जाएगा। मिट्टी खराब हो जाएगा, फिर पैदावार नहीं ले सकते हैं, फिर पैदा करने के लिए फिर ये सब, तो ज़्यादा इस सब यूज नहीं करना है, ज़्यादा खाद नहीं यूज करना है, ज़्यादा रासायनिक यूज नहीं करना है। इसके बाद है वर्षा दोहन, भारी वर्षा हो गया, एकदम बाढ़ आ गया, देखिए तो यहाँ पुल पार कर दिया, रोड, तो ऐसे कंडीशन में मृदा की ऊपरी परत को ये बहा कर ले जाएगा तो भी मृदा का हो जाएगा? निम्नीकरण। और अगर भूस्खलन हो जाएगा, भूस्खलन या बाढ़ हो जाएगा, ये देखिए तो ये भूस्खलन, मिट्टी यहाँ से नीचे गिर रही है, तो मिट्टी अगर नीचे, ये वाला मिट्टी नीचे गिर रही है तो इसको भूस्खलन करते हैं, यानी अपने जगह से मिट्टी का हट जाना, भूस्खलन। जमीनें गायब हो जाएगी और बहुत ज़्यादा एरिया में गायब हो सकती है, तो ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं? भूस्खलन और बाढ़। और ये सब कंडीशन को मृदा का तो निम्नीकरण हो गया सर, लेकिन क्या इसके बचाव के भी कोई तरीके हो सकते हैं? भाई बिल्कुल है, बचाव के तरीके हैं। तो मृदा के बचाव के तरीका जो सबसे पहला समोच्च रेखीय जुताई। अगर कोई ढालू मिट्टी है, कोई ढालू जगह है, वहाँ पर अगर आपको बचाना है तो हम लोग समोच्च रेखीय जुताई करेंगे। और ढालू जगह पर इस प्रकार से जुताई करेंगे, ये वाला एरिया में जोतेंगे, फिर इसमें जोतेंगे, फिर इसमें जोतेंगे, अलग अलग तरीका से। इस विधि से ढालू स्थान पर समोच्च रेखीय, समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा, यानी कि इस प्रकार से है, मान लीजिए इस प्रकार से कोई जमीन है, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से अगर कोई जमीन है तो इसको जोतेंगे, फिर यहाँ रोक देंगे, फिर इसको जोतेंगे, फिर इसको जोतेंगे, फिर यहाँ पर जोतेंगे। तो जो ढालू है, समान ऊंचाई को मिलाने वाली जो दो रेखा है, समान रेखा, उसी पर जोतते हैं। और जिसके कारण पानी एक साथ तेजी से नहीं बढ़ेगा, और पानी जब तेजी से नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा? मृदा का अपर्दन नहीं हो पाएगा। तो इसको हम लोग समोच्च रेखीय जुताई कहते हैं। देखिए इस प्रकार से होता है। तो इसमें है क्या? यहाँ तक जोतेंगे, फिर इसको जोतेंगे, फिर इसको जोतेंगे, फिर इसको जोतेंगे, फिर इसको जोतेंगे। इस प्रकार से ढालू वाले एरिया में हमको क्या करना है? जुताई करना है। इसके बाद है रक्षक मेखला। दूसरा तरीका क्या है? मृदा निम्नीकरण को, माने मृदा के निम्नीकरण न हो इसके बचाने के लिए रक्षक मेखला, यानी कि जहाँ मृदा, आपका खेत बहुत दूर दूर तक है तो बीच बीच में इसे मेखला बनाएंगे, रक्षक मेखला बनाते हैं, बीच बीच में इसे और पेड़ लगा देंगे, ताकि जब हवाएं चले तो
तो इसमें मृदा को उड़ाकर ना ले जाए। पानी जब आए तो पानी आए तो इसमें इससे टकराकर ये रुक जाए। तो तटीय प्रदेशों में ज़्यादातर, और वैसे समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों में या शुष्क प्रदेशों में, मरुस्थल राजस्थानी क्षेत्रों में पवन की गति रोकने के लिए वृक्ष को कतार में लगाते हैं। लगातार लगा देंगे वृक्ष को, पेड़ पौधा को लगातार लगा देंगे ताकि मृदा अपरदन से बचा जा सके। और इसके द्वारा मरुस्थल के विस्तार को भी रोक सकते हैं। इसके द्वारा मरुस्थल का विस्तार नहीं होगा, मरुस्थल स्टेप रुका रहेगा, मरुस्थल ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। तो ये रक्षक मेखला, पहला तरीका था समोच्च रेखीय जुताई, और दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, रक्षक मेखला। इसके वजह से, रक्षक मेखला की वजह से क्या क्या नहीं होता है, आरी पर पेड़ लगा के आरी पर रख देंगे, हवा की गति धीमी हो जाएगी, मरुस्थल का विस्तार कम हो जाएगा, और ये भूमि निम्नीकरण को रोकने का सहायक कारक है, रोक देगा भूमि निम्नीकरण। तीसरा है फसल आवर्तन, मतलब फसल को चेंज कर देना। आज जैसे कि आप धान अभी लगेगा तो धान लगाएंगे, धान लगाने के बाद उसमें क्या लगा देंगे, आपको धान लगाने के बाद लगा देंगे मटर। मटर लगाने से क्या होगा, मटर के अंदर आपको दलहन पौधा है और इसके अंदर राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है मटर के पौधा के अंदर। तो मटर पौधा के अंदर अगर राइजोबियम है तो राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन बना देगा जमीन के अंदर। तो जमीन के अंदर नाइट्रोजन उत्पन्न कर देगा, तो नाइट्रोजन उत्पन्न करेगा तो अगली फसल के लिए नाइट्रोजन पहले से ही उपलब्ध रहेगा, आपको नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर डालने की आवश्यकता नहीं है। तो धान के बाद मटर लगाएंगे, मटर के बाद फिर दूसरा पौधा लगाएंगे तो उसमें यूरिया खाद देने की आवश्यकता नहीं होगा। तो उसी प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। यानी कह रहे हैं कि भूमि का कोई टुकड़ा है और विभिन्न फसलों को क्रमिक उत्पादन द्वारा मिट्टी में उत्पादकता को बनाए रखा जा सकता है। यानी कि अलग अलग फसल को अलग अलग समय लगाएंगे। अभी लगाए, मान लीजिए कि अभी आप लगाए टमाटर, फिर लगा देंगे मक्का, फिर लगा देंगे सूरजमुखी, माने अलग अलग फसल को। आप उसी तरह गेहूं लगाएं, गेहूं के बाद सरसों लगाएंगे, सरसों के बाद आपको दलहन पौधा लगा देंगे। ये क्या है, मूंग लगा देंगे। तो पहले गेहूं लगाएंगे, फिर क्या लगा सकते हैं, गेहूं के बाद गेहूं के साथ में ही लगा सकते हैं, गेहूं मूंग, इस प्रकार से करेंगे तो ये फसल इसी को हम लोग फसल आवर्तन कहते हैं। यानी कि क्रमबद्ध तरीके से लगाना है ताकि मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बनी रहे। तो ये मिट्टी निम्नीकरण न हो, इसका तरीका है तीसरा नंबर में। इसके बाद है नियंत्रण पशुचारण। पशुचारण पर नियंत्रण कर लेना है। यानी कि कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, आपका 10 बीघा का खेत है तो पहले 10 बीघा का खेत में 1 बीघा में आपको गाय चराना है, लॉक कर देना है, पूरा एरिया को बाउंड्राइज कर देना है, बाउंड्री डाल देंगे। ये देखिए इतना एरिया में बाउंड्री डाल दिए, ये फिर इस बाउंड्री को थोड़ा सा आगे हटाएंगे, ये वाला एरिया में देखिए इसे बाउंड्री लगा दिए हैं ताकि यहाँ पर फिर इसके बाद इधर चराएंगे, फिर उसके बाद उधर करेंगे, गैप कर करके, तब फिर वापस इधर लेंगे जब इधर घास आ जाएगा। तो ये क्या, इसके अंदर पशुओं को चराने के लिए कुछ क्षेत्र निश्चित कर दिए जाते हैं। इस तरीके के अपनाने से घास की वृद्धि होती रहती है, साथ ही साथ मृदा क्षरण में रुकावट आ जाती है। मृदा का जो क्षरण होता है उसमें रुकावट आ जाएगी ऐसा करने से। तो ऐसा आप कर सकते हैं। और झारखंड के अंदर जो मृदा अपरदन होती है, झारखंड के अंदर खास करके जो मृदा अपरदन होती है वो क्या हो सकती है, जब भारी वर्षा होगी तब पानी के साथ बहुत सी मिट्टियां कटकर बह जाएगी। पानी के साथ भारी वर्षा होगी तो पानी के साथ मिट्टियां कट कर बह जाएगी। ये देखिए तो ये मिट्टियां कैसे यहाँ पर देखिए तो ये यहाँ से यहाँ तक था, लेकिन भारी वर्षा होने की वजह से मिट्टी कट करके, ये भारी वर्षा होगा मिट्टी गिर जाएगी। ये देखिए कितना ज़्यादा मिट्टी को काट कर नीचे से पानी आ रही है। तो ऐसी कंडीशन हो सकती है। इस प्रकार अपरदन जिसमें मिट्टी की ऊपरी सतह, वैसा अपरदन जो मिट्टी का ऊपर वाला पूरा का पूरा बहा कर ले गया, तो ऐसे को हम लोग चादरी अपरदन कहते हैं। कौन सा अपरदन कहेंगे, चादरी अपरदन। और झारखंड में बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पठारी है और तीव्र ढाल है। तो तीव्र ढाल में जल का वेग अधिक होता है और जल का जब ज़्यादा स्पीड में जल जाएगा तो ज़्यादा मिट्टी को काटेगा, और ज़्यादा मिट्टी को काटेगा तो अपरदन ज़्यादा होगा। इसे अलवणिका अपरदन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अलवणिका अपरदन यानी कि मिट्टी नीचे आपको केवल पत्थर मिलेगी, सब ऊपर से जो छोटी छोटी मिट्टी के कण थे वो तो बह के निकल गए हैं। तो झारखंड का एक प्रमुख समस्या है चादरी अपरदन। चादरी अपरदन मतलब मृदा की ऊपरी परत, मृदा के ऊपर वाली परत बह कर ले गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पठारी एरिया है, इसके वजह से ऐसा कांड हो जाता है। और ये देखिए तो मृदा के द्वारा काटा गया कैसा कैसा डिजाइन है, ये हवाओं के द्वारा काटा गया है। तो ये हवाओं के द्वारा है। ये देखिए झारखंड के अंदर ये मिट्टी आ रही है, ये बहा कर लेने चल जाएगी, बहा कर अगर पूरी एरिया को ही लेते चली गई, ये देखिए तो यहाँ से बहा कर लेकर जा रही है। तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग चादरी अपरदन करते हैं। बड़ा बड़ा समस्या है झारखंड में, आपके गाँव भर में भी होगा। और इसके बाद जल है, तो जल के बारे में हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,
लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।